Hello everyone. Today we are going to start new topic that is friction. Okay. तो हमने पढ़ा था कि जब हमने फोर्सेस को क्लासिफाई किया था तो हमने एक फोर्स पढ़ी थी दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के मैंने आपको बताया था कि दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल रिएक्शन दैट इज़ नॉर्मल और दूसरे पार्ट को हम फ्रिक्शन कहते हैं, फ्रिक्शन। वैसे तो टेंशन भी कॉन्टैक्ट फोर्स का ही पार्ट है, बट वो तभी एक्ट करती है जब कोई स्ट्रिंग आता है, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस हमेशा रहती हैं। तो एक पार्ट हमने लास्ट चैप्टर में ये पढ़ लिया था नॉर्मल, अब ये फ्रिक्शन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को हम बोलते हैं नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। तो ये नेसेसरी चीज़ है। फ्रिक्शन हमारा नुकसान करती है बट फ्रिक्शन हमारा फ़ायदा भी करती है, ठीक है। इसके बिना कुछ भी चीज़ें जो चल रही हैं, जो आप देख रहे हो, वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए फ्रिक्शन नेसेसरी है हमारे लिए, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन है वो क्या करती है, जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा था कि ये हमने एक ब्लॉक मास m का किसी सरफेस पे रख दिया, और अगर हम इस सरफेस को जूम करके देखें तो ये कुछ ऐसे अनइवन सा सरफेस है, ऐसे, ठीक है। ये ऊपर ब्लॉक का सरफेस मान लिया, ये टेबल का सरफेस मान लिया, और इस पे जो नॉर्मल रिएक्शंस एक्ट कर रहे हैं वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं, कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में। ये n1 n2 n3 n4, तो ये नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहे हैं। अगर हम इन सब का रिजल्टेंट ले लें, रिजल्टेंट ऑफ n1 n2 n3 एंड n4, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन n, ठीक है, जो कि हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट करती है। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स का वो पार्ट है जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट करता है। बट अगर हम इस बॉडी पे ऐसे फोर्स लगा दें, ये मेरे पास बॉडी है, मास m है, इस पे फोर्स हमने F लगा दी, और नीचे वाला सरफेस है जो वो रफ सरफेस है, ठीक है। तो जो अब कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगी ना, इस केस में तो ब्लॉक रेस्ट पे है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगती है। इस केस में जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो ऐसे नहीं लगेगी, ठीक है। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, जब फोर्स हम अप्लाई करते हैं, देन कॉन्टैक्ट फोर्स विल बी inclined with the vertical, इसे ये इंक्लाइन हो जाता है कैसे देखिए, एक तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर एक्ट कर ही रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बट जब ये चलेगा तो एक फ्रिक्शन एक्ट करेगी पीछे की तरफ, फ्रिक्शन। तो जो नॉर्मल रिएक्शन है, इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो वो नॉर्मल रिएक्शन है जो वो कुछ ऐसे एक्ट करेगी, ऐसे, सॉरी, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर की तरफ हमेशा लगता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और ये जो फ्रिक्शन है F, ये टेंजेंट टू द सरफेस लगती है या पैरेलल टू द सरफेस लगती है। तो दिस इज FC, दिस इज कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। और इस चीज को आगे जाके हम पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसे हम बोलेंगे आगे जाके। खैर, अभी के लिए तो हम यही देखते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो किसका रिजल्टेंट है, वो फ्रिक्शन का रिजल्टेंट है और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट करती है जब हम किसी सरफेस पे, रफ सरफेस पे बॉडी को रख के चलाते हैं, तो इस पे फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन दोनों एक्ट करती हैं, और कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे इंक्लाइन लगती है। जब आप नहीं चलाते तो कॉन्टैक्ट फोर्स का ये कॉम्पोनेंट नहीं होता, फ्रिक्शन, इसका सिर्फ नॉर्मल होता है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर की तरफ लगती है। जैसे इस केस में अगर ये ब्लॉक रेस्ट पे है तो ये सिर्फ इस पे नॉर्मल लगेगा, और नॉर्मल ही कॉन्टैक्ट फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ आ गई। अब हम एक और स्टेटमेंट लिखते हैं और उसको देखते हैं। फ्रिक्शन इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर, क्योंकि कॉन्टैक्ट फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है। फ्रिक्शन इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। देखिए कैसे, मान लीजिए कि हमने एक ब्लॉक लिया और उसको एक और ब्लॉक पे रख दिया, ठीक है और इसको हमने स्मूथ सरफेस पे ऐसे रख दिया।
मान लीजिए ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है। ए ब्लॉक मान लीजिए इधर चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये जो नीचे वाला है वो 5 मीटर पर सेकंड से ऐसे चल रहा है, और यहाँ का सरफेस है जो वो रफ है दोनों के बीच का। फ्रिक्शन इज देयर। तो अब कैसे फ्रिक्शन लगेगी, फ्रिक्शन क्या करती है, देखिए फ्रिक्शन है जो वो कभी भी मोशन को नहीं रोकती, ठीक है। फ्रिक्शन डू नॉट अपोज मोशन, डू नॉट अपोज मोशन, अपोज मोशन। इट अपोजेज रिलेटिव मोशन, इट अपोजेज रिलेटिव मोशन। उसे रिलेटिव मोशन नहीं पसंद, इट अपोजेज रिलेटिव मोशन। जैसे देखिए ये जो नीचे वाला है इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, ऊपर वाले की है 10, तो इनमें रिलेटिव मोशन हो जाएगा, तो इसको ये नहीं पसंद। तो फ्रिक्शन क्या करेगी, ये जो ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है ना इसको रोकने की कोशिश करेगी, तो फ्रिक्शन इस पे पीछे की तरफ लगेगी। और जो आगे वाला स्लो चल रहा है इस पे आगे की तरफ लगेगी कि भाई आप तेज़ चलो, इसको कहेगी थोड़ा स्लो चलो, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन है एफ फ्रिक्शन विल डिक्रीज द स्पीड ऑफ ए एंड इंक्रीजेज स्पीड ऑफ बी, सो दैट देयर शुड बी नो रिलेटिव मोशन, ताकि उन दोनों में रिलेटिव मोशन ना हो। इस चीज़ को फ्रिक्शन हमेशा अपोज करती है, ठीक है। तो आपको दिमाग में रखना है कि फ्रिक्शन क्या करती है, फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, मोशन को अपोज नहीं करती, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि ये दोनों सरफेस मान लीजिए ऐसे हम रख लेते हैं, ऐसे एक सरफेस दूसरा सरफेस, ये बी ये ए। तो अगर मान लीजिए मैंने इसको फोर्स दे दी, इसको वेलोसिटी दे दी 5 मीटर पर सेकंड, और अगर ये सरफेस रफ हुआ तो ये इसके साथ साथ चलेगा, तो इसने मोशन दे दिया। अगर ये बिल्कुल आप तेल लगा के ग्रीस लगा के एकदम स्मूथ करके इसके ऊपर बी के ऊपर ए रख दो, तो ये तो बी तो फिसल जाएगा अपनी जगह पे, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन है वो मोशन को अपोज नहीं करती, वो रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। हमें अब इसका मैग्नीट्यूड देखना है, ठीक है। पहले तो हमें फ्रिक्शन की हमने डायरेक्शन देखी कि कैसे लगती है। फ्रिक्शन हमेशा ऐसे लगती है कि वो रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करती है। तो देखिए जितनी फोर्स ए बी पे लगाएगा ये फ्रिक्शन, उतनी ही इस बी पे लगेगी ए की वजह से। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, सेम नेचर की फोर्सेस हैं, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए। दिस इज फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए एंड दिस इज फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू बी। तो ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगाती हैं, फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगती है। आगे हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन। हमने मोटा मोटा अभी तक ये समझा कि फ्रिक्शन क्या चीज़ है। फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स के दो बेटे हैं, मान लीजिए एक को फ्रिक्शन कहते हैं, एक को हम नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल तब एक्ट करता है जब कोई फोर्स नहीं एक्ट करती, सिर्फ बॉडी रेस्ट पे होती है, तो नॉर्मल जो लगता है वो सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्स के बराबर होता है। जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो उस पर एक फ्रिक्शन भी आ जाता है, उसका दूसरा बेटा भी एक्ट करता है नॉर्मल का, ठीक है। और जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो उन दोनों का रिजल्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद हमने डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन देखी और हमने देखा कि फ्रिक्शन एक नॉर्मल रिएक्शन है, फ्रिक्शन एक एक्शन रिएक्शन पेयर है, और उसकी डायरेक्शन देखी कि वो रिलेटिव मोशन को रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। आगे हमें मैग्नीट्यूड देखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये बॉडी है, मास m है, ठीक है। तो इस पे हमने फोर्स लगा दी F। तो ये जो सरफेस पे हमने रखा था इसको, इस सरफेस पे फ्रिक्शन लगेगी, ठीक है। मान लीजिए कि ये सरफेस का ये पार्ट और इस बॉडी का ब्लॉक का ये वाला पार्ट दोनों रेस्ट पे थे किसी जगह। जैसे ही आपने फ्रिक्शन लगाया, फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शन इन दोनों में ये ग्राउंड तो मूव नहीं करेगा, ये ऊपर वाला पार्ट मूव करेगा, तो इसको ये रिलेटिव मोशन नहीं पसंद। तो फ्रिक्शन क्या करेगी, इसको रोकने की कोशिश करेगी, पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी F, ठीक है। अब मैं एक और केस लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है और इस पे हमने F फोर्स लगा दी, और यहाँ पे ये ग्राउंड है, और इस पे हमने एक और फोर्स लगा दी, मान लीजिए F1,
ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था, मान लीजिए यहाँ पे F1 एक्ट कर रहा था, अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा, मान लीजिए कि ये ब्लॉक है और इसको मैंने ऊपर से दबा दिया, अब जब मैं इसको खींचूंगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन एक्ट करेगी, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शन होगी वो F2 होगी। तो पहली बात तो जो फ्रिक्शन है F2 दैट इज़ ग्रेटर देन F1, ठीक है। इसमें हमने ऊपर से भी एक फोर्स लगा दी, इसको दबा दिया, मान लीजिए ब्लॉक को नीचे की तरफ दबा दिया, और अब मैं इसको चला रहा हूँ। अगर अब मैं इसको चलाऊंगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन एक्ट करेगी बिटवीन ग्राउंड एंड ब्लॉक। तो F2 इज़ ग्रेटर देन F1, दिस इम्प्लाइज जो फ्रिक्शन होती है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन था वो तो था mg के बराबर, ठीक है। जो नॉर्मल यहाँ पे एक्ट कर रहा था वो तो किसके बराबर था, mg के बराबर। बट यहाँ पे जो नॉर्मल एक्ट करेगा, ठीक है, इसका mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो इस जगह पे जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा वो होगा mg प्लस F1, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, जो फ्रिक्शन है इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए म्यू एन लिखते हैं, एंड म्यू इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो बच्चा इस चीज़ में भी कंफ्यूज हो जाता है कई बार कि जो फ्रिक्शन है वो mg पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। नहीं, फ्रिक्शन डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पे, मास पे नहीं, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लिख लेना मार्क करके, दैट फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन नॉट ऑन mg, ठीक है। तो वो mg के बराबर नहीं होता नॉर्मल रिएक्शन हमेशा। तो म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये बेसिकली आपको क्या बताता है, रफनेस ऑफ द सरफेसेस, रफनेस ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो हमने देखा कि जो नॉर्मल रिएक्शन है, जो फ्रिक्शन है, वो डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर। जितनी ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगी उतनी फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। दूसरा फैक्टर फ्रिक्शन को इफेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज म्यू। तो वो इन सरफेस के बारे में जानकारी देता है। जितना म्यू की वैल्यू कम होगी उतने सरफेस स्मूथ होंगे, और जितने वो म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी उतने वो कोर्स या रफ होंगे सरफेस, ठीक है। तो हमारे पास जो फ्रिक्शन का फॉर्मूला निकल के आया वो आया F इज इक्वल टू म्यू एन। तो इस फॉर्मूला को हम याद रखेंगे, फ्रिक्शन के फॉर्मूला को, ठीक है। तो ये हमने अब हम इसकी डायरेक्शन देखेंगे। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड तो देख लिया, अब इसकी डायरेक्शन देखेंगे कि किस डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन एक्ट करेगी, ठीक है। तो डिस्कशन ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।